अदर कंट्रीज कह सकते हैं हम इसको, ठीक है, जो दूसरे देश हैं हमारे। और एक्सचेंज का मतलब आपको बताइए किसी भी चीज को आपस में बदलना। तो फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है, ये चैप्टर बेसिकली फॉरेन से क्या एक्सचेंज कर रहा है, यहाँ पे बात हो रही है बेटी पैसे की, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब है जब हम अपने देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी से क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो इट इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक। अब इस फॉरेन एक्सचेंज के अंदर हमें पढ़ना क्या है, देखो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, कहते हैं एंड मोर और लेस डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डिफरेंट नीड्स। तो फॉरेन एक्सचेंज ना बेसिकली डिपेंड करती है हर किसी की नीड के ऊपर। फॉरेन एक्सचेंज मैंने आपको बता दिया क्या है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज होती क्यों है, इन सबकी अलग अलग नीड्स है, हर देश की अलग अलग रीजंस होते हैं, वो हम अभी अब चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं। कहता है इंडिया इज अ गुड कंट्री टू परचेज दीज प्रोडक्ट्स बट फॉर दैट आई नीड टू हैव अ इंडियन रुपीज। मान लो एक कंट्री कहती है कि भाई कुछ सामान ऐसा है जो भारत से खरीदना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो भारत से सामान खरीदना चाहिए चाहती है तो उसको उसके लिए क्या चाहिए होंगे बेटा, इंडियन रुपीज चाहिए होंगे। तो एक रीजन तो ये समझ आ गया आपको, यानी कि किसी भी कंट्री से मेरे को कोई सामान खरीदना और बेचना है तो मुझे उस देश की क्या चाहिए होगी बेटा, हमें करेंसी अवेलेबल चाहिए अपने पास। उसके बाद दूसरा, अमेरिका इज अ गुड कंट्री टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। ये जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हो, अमेरिका इसके लिए प्रोडक्ट्स, बट फॉर दैट आई नीड टू हैव अ डॉलर्स। अगर मुझे अमेरिका से ये सारी चीजें खरीदनी है जो आपको दिख रही है यहाँ पे, तो मेरे को क्या चाहिए होगा बेटा, इसके लिए डॉलर्स चाहिए होंगे, ठीक है। एवरी कंट्री हैव देयर ओन करेंसी। हर देश की क्या होती है बेटा, अपनी अपनी एक मुद्रा होती है, करेंसी होती है। जैसे यूरोप के अंदर यूरो चलते हैं, जापान के अंदर येन चलेंगे, ठीक है। उसी की तरह यूएसए के अंदर डॉलर है और ब्रिटेन के अंदर क्या है, पाउंड। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, हर देश की क्या होती है, ऐसी अपनी अपनी एक करेंसी होती है, ठीक है। अब जब हम बात करेंगे बेसिक क्वेश्चन, कहते हैं हाउ एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड। भाई हमने ये समझ लिया फॉरेन एक्सचेंज तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि भाई ये रेट तय कौन करता है, ठीक है। जैसे इंडिया में तो हमें पता है कि जितने भी रेट डिसाइड होंगे कौन करेंगे, हमारे आरबीआई करेगी, लेकिन वर्ल्ड वाइड फॉरेन करेंसी के रेट को डिसाइड कौन करता है या डिटरमाइन कौन करता है, ये पढ़ेंगे हम। लाइक फॉर डिफरेंट गुड्स वी गो टू द डिफरेंट मार्केट्स। भाई हमें जब अलग अलग सामान खरीदना है, मतलब हमें राशन की दुकान पे जाएंगे तो वहां पे क्या खरीदेंगे, बेसिकली अगर हमें ग्रोसरी खरीदनी है हम किराने की दुकान पे जाएंगे, कपड़े खरीदने हैं कपड़े की शॉप पे जाएंगे। तो ऐसे ही अलग अलग सामान को खरीदने के लिए क्या होती है बच्चे, हमारे पास अलग अलग मार्केट्स होती है, अलग अलग दुकानें होती है, ठीक है। अब टू बाय अ फॉरेन करेंसी वी हैव टू गो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसी तरीके से फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए भी क्या होती है, हमारे पास एक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, जहां पे सिर्फ क्या खरीदा बेचा जाता है, दूसरे देश की करेंसी को ही खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। अब मार्केट विच हैंडल्स सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द करेंसीज ऑफ अ डिफरेंट कंट्रीज इज नोन एज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या, वो मार्केट जहां पे अलग अलग देश की करेंसियों को खरीदा और बेचा जाता है या उनकी डिमांड और सप्लाई को पूरा किया जाता है, वो मार्केट क्या कहलाती है बच्चे, हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से जानी जाती है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब कहते हैं स्पॉट मार्केट क्या है, इसी के अंदर टॉपिक स्टार्ट हो गया आपके। सबसे पहले आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का ही एक पार्ट है जिसका नाम क्या होता है, स्पॉट मार्केट। मार्केट विच कवर सेल एंड परचेज ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ डेली नेचर। डेली नेचर का मतलब है, देखो ये वर्ड बनता है ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट मतलब हाथों हाथ, सेम डे, जहां पे भी जो ट्रांजेक्शन होती है यानी जो भी लेन देन होगा, एक्सचेंज होगा बेटा, वो क्या होगा हमारा सेम डे होगा, डेली नेचर का होगा। उसके बाद आता है बच्चे क्या हमारा यहाँ पे फ्यूचर मार्केट। नाम से पता चल रहा है ये वो मार्केट है जिसके अंदर ट्रांजेक्शन तो आज होगी, लेकिन उसकी जो डिलीवरी होगी यानी कि जो भी हम लेन देन करेंगे वो तो हम आज कर लेंगे। समझते हैं पहले इसको। मार्केट विच कवर सेल एंड परचेज ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज फॉर अ फ्यूचर डिलीवरी। फॉरवर्ड एक्सचेंज फैसिलिटेट हेजिंग अगेंस्ट रिस्क ऑफ द वेरिएशन इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब यहाँ पे ना दो टर्म आए, हेजिंग। हेजिंग क्या है ये समझते हैं। देखो इसको ना एक एग्जांपल से समझो। तो मेरा काम क्या है कि मैं फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील करता हूं और मेरा काम है दूसरे देश की करेंसी को खरीदना और बेचना। अब मैंने क्या करा, मान लो सपोज करो मैंने $1 खरीद रहा हूं, उस डॉलर की जो प्रेजेंट वैल्यू है ना 70 चल रही है, एक एग्जांपल के तौर पे। मुझे कहीं से न्यूज आती है कि भाई आने वाले फ्यूचर में 2-3 महीने बाद ना डॉलर के प्राइस बढ़ने वाले हैं, 80-90 के करीब पे चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा भैया एक काम करो, मेरे ना $1000 आप बुक कर दो, 70 रुपए के हिसाब से कितने हो गए, 70,000। लेकिन डॉलर में लूंगा कब आपसे, 1 या 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब मेरे को रिक्वायरमेंट होगी मैं तब आपसे वो ले लूंगा। यानी मैंने ट्रांजेक्शन तो आज प्रेजेंट में करी, लेकिन डिलीवरी कब ले रहा हूं, उसकी फ्यूचर डेट में लूंगा कभी भी। ऐसा क्यों किया जाता है, फ्यूचर के रिस्क से बचने के लिए। अब मैंने 70 रुपए के अंदर डॉलर बुक कर दिया, इसमें ना रिस्क क्या है, हमें लगता है कि रिस्क का मतलब है कि हम अपने लॉस को बचा रहे हैं, बेटा ये जरूरी नहीं है।
हो सकता है हमने तो एक दिमाग लगाया कि न्यूज के अकॉर्डिंगली हम चले कि आने वाले टाइम में डॉलर बढ़ जाएगा, 70 से 80 हो जाएगा। तो अगर 70 से 80 हो गया तो जैसे ही 80 होगा तो फ्यूचर में अगर मैं लेता अगले महीने तो मेरे को कितने का मिलता, वो 80,000 रुपए का, यानी मेरे को लॉस हो जाता 10,000 रुपए का, 10,000 फालतू देने पड़ते। लेकिन ये कंपल्शन नहीं है हमेशा कि 70 रुपए से वो 80 का ही हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी चेंज हो गई और वो कितने का हो गया, यहाँ पे 60 का हो गया। तो अब मेरे को दिक्कत होगी या मेरे को परेशानी होगी, यार मैंने क्यों खरीद के रख लिया, ये तो बढ़ने की जगह क्या हो गया भाई, अब कम हो गया। तो लेकिन भाई ये चीज आप पहले से तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते बच्चे। तो एक तरीके से हेजिंग फंक्शन होता है, जो भी आपके माइंड में रिस्क चल रहे हैं उस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से उसको क्या करा लेते हैं बच्चे, पहले ही बुक करा लेते हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, ये ना शेयर मार्केट के अंदर भी होती है बहुत सारी चीजें। अभी मैं सिंपल सा बताता हूं, एक शेयर है आपका बच्चे, यहां सबने नॉर्मली इसका सुना है, ठीक है। कंपनी है जो फाइनेंस को करती है, जितने भी आप अप्लायंसेस वगैरह लेते हो फिक्स्ड एसेट्स, उसको ये फाइनेंस करवा देती है, बेसिकली फाइनेंसिंग कंपनी है। बेटा इसकी जो मैंने अभी ग्रोथ देखी 2013, प्राइस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 2023, कितने साल का डिफरेंस है, 10 साल का। मैं कह रहा हूं आप 100 रुपए कहीं पे भी इन्वेस्ट करते, कैसे भी कर लेते, आप कहते हो मैं प्रॉपर्टी में करता, गोल्ड में करता, कैसे भी कर लेते, ठीक है। आज प्रेजेंट में पर शेयर वैल्यू 10 साल के अंदर, समझ रहे हो। अब जिसको नॉलेज होगी कि भाई फ्यूचर के अंदर इसके साथ ऐसा हो सकता है, बेसिकली क्या होता है, शेयर मार्केट का एक ट्रेंड होता है, हर बंदा ना उसमें एक ही चीज में धुरंधर होता है। मतलब आपके सेक्टर्स होते हैं, कुछ क्या होते हैं बच्चे सिर्फ अपना फाइनेंस सेक्टर पे फोकस बना के रखते हैं कि बैंकिंग क्या कर रहा है हमारा, कुछ करेंगे इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस बना के रखेंगे, कुछ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर अपना फोकस बना के रखेंगे, यानी वो डीली किसमें करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक के एक्सपर्टाइज बना लेंगे अपने आप को कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, वो उसी के ऊपर आर&डी करते रहेंगे, देखते रहेंगे, समझते रहेंगे, और उसी के हिसाब से क्या करते हैं बच्चे, वो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग होंगे उन्हें दिख रहा होगा कि भी फ्यूचर है फाइनेंस। भाई 2013 तक इतनी किस्तें नहीं मानते थे लोग, लेकिन 2023 तक तो किस्तों पे ये सब कुछ फाइनेंस ही हो गया ना आज की डेट में। तो जिन्होंने उस टाइम पे अच्छी प्रेडिक्शन लगा ली होगी तो उनको अच्छी ग्रोथ मिल गई। अब जरूरी नहीं था कि ये 100 का 7,000 हो सकता है 100 का 7 रुपए भी रह जाता है। ये है एक प्रेडिक्शन जो होती है ना, कभी भी हम उससे रिस्क खत्म नहीं कर सकते, हाँ रिस्क से बच सकते हैं अगर हमारी प्रेडिक्शन सही बैठ जाती है। तो सेम हेजिंग का काम है कि हेजिंग में हम क्या करते हैं, एक रेट पे डॉलर को बुक कर लिया, किसी भी करेंसी को बुक कर लिया। अब जरूरी नहीं है बच्चे कि वो बढ़े या घटे, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या काम करती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बच्चे? तो सबसे पहला काम करती है बेटा ट्रांसफर फंक्शन। कहता है ट्रांसफरिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर वेयर इट इज नीडेड। आज की डेट में देखो बेटा सिंपल सा लॉजिक है, दो तरीके हैं। एक तो पैसा आप अपने साथ लेके चले जाओ, ठीक है, आप बाहर जा रहे हो, आप डॉलर अपने साथ रख के लेके जा सकते हो। एक सिंपल सा तरीका है, आप आज की डेट में अकाउंट ट्रांसफर भी करा सकते हो, ठीक है। या सिंपल और तरीका क्या होता है कि आप अगर कहीं पे भी विदेश घूमने जा रहे हो तो आप सीधा एयरपोर्ट पे उतरोगे, एयरपोर्ट के ऊपर एक्सचेंज रूम्स बने होते हैं बेसिकली। आप वहां पे जाओगे और अपने देश की करेंसी को, जिस देश में आप उतरे हो वहां की करेंसी से क्या करा सकते हो, उसको एक्सचेंज। लेकिन एयरपोर्ट पे लोग कराते क्यों नहीं है भाई? जब इतना इजी है तो हम इतना दिमाग लगाई क्यों नहीं है, पढ़ने के लिए जाएंगे करा लेंगे। वहां पे बेटा जो एक्चुअल में एक्सचेंज के रेट की कमीशन ली जाती है ना, बेसिकली कमीशन वर्ड समझो, वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। तो लोग वो कमीशन बचाने के चक्कर में क्या करते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर प्राइवेट मार्केट को करते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर अगर हम बात करते हैं करोल बाग, गफ्फार मार्केट के अंदर सबसे मोटे लेवल पे ये काम किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी, यानी बेसिकली एक देश से दूसरी जगह जहां पे आपको नीडेड है आप वहां पे क्या करते हो, इसको दूसरा क्रेडिट फंक्शन, प्रोवाइड क्रेडिट फॉर द फॉरेन ट्रेड। अब जैसे हम यहाँ पे इंडिया में बैठ के लोन लेते हैं, मान लो मेरे को विदेश में यूएस से कुछ सामान लेना है, मेरे को डॉलर चाहिए, तो डॉलर के रूप में क्या मिलेगा, मेरे को यहाँ पे क्रेडिट प्रोवाइड करा दिया जाएगा बेसिकली सामान खरीदने। और फिर आता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है, फैसिलिटेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द रिस्क ऑफ अ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। यानी मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कभी बढ़ जाती है कभी घट जाती है, उस रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चे, अपना एक हेजिंग फंक्शन यूज करते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। अब कहता है हाउ द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज डिटरमाइंड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। ये नॉर्मल क्वेश्चन है हमारे माइंड का कि भाई हम अपने देश की करेंसी का प्राइस दूसरे देश की करेंसी के कंपैरिजन में डिसाइड कैसे करते हैं। मैं ये कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे यहाँ का जो एक मतलब वहां का $1 हमारे यहाँ के 80 रुपए के बराबर है, ये कैसे डिसाइड हुआ, ठीक है। क्वेश्चन ये है बेसिकली ये, ठीक है।
तो देखिए कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज, कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू एनी करेंसी अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी। तो अगर मैं इंडिया में खड़ा हूं तो रुपए के अलावा, इस लाइन का मतलब समझो, रुपए के अलावा जितनी भी करेंसी है मेरी सारे मेरे लिए क्या है, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी, यानी अपने देश की करेंसी के अलावा जितनी भी करेंसीज होंगी बच्चे वो सब क्या कहलाएंगे, हमारे लिए फॉरेन करेंसी कहलाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या, कहते हैं रेट एट विच वन यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ कैन बी एक्सचेंज फॉर द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ अ करेंसी ऑफ अ अनदर कंट्री। अपने देश की करेंसी को जब हम दूसरे देश की करेंसी से एक्सचेंज करते हैं तो वो जो रेट होता है बेटा वो क्या कहलाता है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर हम डॉलर की बात करें, मान लो 70 रुपए है, यहाँ पे यूरो हो गए 80 रुपए के हो गए। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग करेंसीज की वैल्यू होती है हमारे पास सब करेंसी की। ठीक है, अब हाउ मच इंडियन रुपी इज रिक्वायर्ड टू बाय डॉलर, फ्रॉम वेयर आई कैन बाय यूरो, हाउ प्राइस आर डिटरमाइंड ऑफ पाउंड। ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में चलते हैं। देखो ठीक है, कि मैं डॉलर मतलब अपने हाउ मच इंडियन रुपी, मेरे को कितने रुपीज चाहिए डॉलर खरीदने के लिए, मैं कहां से इसको खरीद सकता हूं, या फिर ये प्राइस डिटरमाइन कहां से होंगे। तो इन क्वेश्चंस के आंसर समझेंगे बच्चे। अब हम कहते हैं टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट, तीन तरीके के एक्सचेंज रेट है बेटा, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और मैनेज्ड। ठीक है, अब एक एक करके पहले इन एक्सचेंज रेट सिस्टम्स को समझेंगे हम क्या है ये। ठीक है, देखो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या, देखो नाम से पता चल रहा है बेटा, जो सिस्टम ऐसा है कि जो फिक्स्ड है। इसको शॉर्ट में बता देता हूं फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको। अभी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम बेटा उस सिस्टम को कहा जाता है जिसके अंदर जो रेट होते हैं वो कौन तय करती है, हमारी गवर्नमेंट तय करती है, और गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाते हैं, वो फिक्स किए जाते हैं। लिखा भी है रेफर्स टू द रेट ऑफ एक्सचेंज एज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो रोल ऑफ द मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, यानी मार्केट की डिमांड और सप्लाई का इसमें कोई रोल नहीं होता। जो भी रेट तय होते हैं बेटा वो कौन करती है, हमारे यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट करती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिकली पैक्ड और रिजिडली फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसे पैक्ड सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है, और इसके दो पार्ट्स हैं बच्चे हमारे पास। एक कहलाता है गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, पहला सिस्टम है इसके अंदर, और दूसरा कहलाता है बेटा एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। अब एक एक करके पहले इन दोनों सिस्टम्स को समझते हैं। पहले आते हैं बच्चे हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। यहां पे जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म है क्या है बेटा, वो यानी कि बेटा जब हमारे यहाँ पे गोल्ड मेन इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी पे रहता था, या कह सकते हैं कि जब पैसा आया ही नहीं था, तो उस टाइम पे हम ज्यादातर करेंसीज का जो लेन देन करते थे वो किसके रूप में करते थे, गोल्ड के रूप में करते। यानी मेरे को डॉलर चाहिए तो डॉलर के बदले में मैं क्या दे दूंगा, वहां पे गोल्ड देता था। वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हर देश की करेंसी की वैल्यू किसमें लगाई जाएगी, गोल्ड। रेशियो बिटवीन गोल्ड वैल्यू ऑफ द टू करेंसीज वाज फिक्स्ड एज एक्सचेंज रेट बिटवीन दोस करेंसी। देखो एक एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू 10 ग्राम ऑफ गोल्ड। मान के चलते हैं कि एक डॉलर जो है वो 10 ग्राम सोने के बराबर है। 1 रुपी इज इक्वल टू, और 1 रुपए की वैल्यू कितनी है, 2 ग्राम सोना। तो देन डॉलर इज इक्वल टू, तो एक डॉलर कितने का पड़ेगा इंडियन रुपीज में, सिंपल सा है, 10 को भाग कर दो 2 से तो 5 रुपए का पड़ेगा। क्या एक तरीके से हमें $1 पड़ेगा। ठीक है, समझो $1 कितने का है बेटा, 10 ग्राम सोने का। 1 रुपया कितने का है, 2 ग्राम सोने का। तो अगर मेरे को 10 ग्राम सोना खरीदना है 2 ग्राम सोने से, तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली 10 भाग 2 करूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा ये, देन डॉलर इज इक्वल टू ₹5, यानी $1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है बेटा, हमारी 5 रुपए निकल के आती है। यहाँ पे क्लियर है। तो देखो बच्चे, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम हो गया जिसके अंदर हम सारी की सारी चीजें, यानी दूसरे देश की करेंसी को किसमें मेजर करते हैं बच्चे, हमारे यहाँ पे गोल्ड में करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम क्या है, कहते हैं अंडर दिस मेथड मेंबर कंट्रीज वर अलाउड टू चेंज देयर एक्सचेंज रेट विद द यूएस डॉलर। इसमें भी बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, ये भी फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है, बस इसमें एक बीच में मीडिएटर आ जाता है हमारा, कौन बेटा, वो डॉलर। कहते हैं यूएस मॉनेटरी अथॉरिटीज गारंटीड द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ द डॉलर इनटू द गोल्ड एट द फिक्स्ड प्राइस ऑफ $35 पर आउंस ऑफ द गोल्ड। ठीक है, इन्होंने एक बोला कि भाई फाइनली कोलैप्स्ड इन 1973। पहले ये कंडीशन रखी गई थी कि जो भी हम गोल्ड के रूप में फिक्स करेंगे उसके लिए हम इतना क्या करेंगे, गोल्ड के बदले में ये रेट चार्ज होगा। अब होता क्या था मैं बताता हूं। देखो पहला सिस्टम क्या था बेटा, कोई फॉरेन करेंसी है ना भाई, उसको मैंने किस में मेजर करा, गोल्ड में। ये सिंपल चल रहा था। अब दूसरा रूल क्या है जो एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम है, कि भाई अब भी मेरे पास फॉरेन करेंसी है,
अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा किसके अंदर, यूएस डॉलर के अंदर, यानी मैं मेजर करूंगा डॉलर में, और इस यूएस डॉलर को किसमें मेजर किया जाएगा बेटा, तो अल्टीमेटली कर तो अब भी हम गोल्ड में रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एडजस्टेबल टैक्स सिस्टम बोला जाता है। और बेसिकली ये एडजस्टमेंट पहले आपको बता दी गई है यहाँ पे किसके द्वारा की जाती थी, लेकिन अब जो आपका आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जब तक उसकी परमिशन नहीं होती, उसकी परमिशन के अलावा ये अथॉरिटी आपको नहीं दी जाती। और पहली बार अब ये वाला सिस्टम चलता ही नहीं है, क्योंकि अब हमारा क्या पढ़ेंगे हम आगे आने वाले में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, देखो बेटा गोल्ड वाला आपको समझ आ गया कि हर देश की करेंसी को किसमें बदलना है, हमें गोल्ड में बदलना है। फ्लेक्सिबल, और उसके अंदर जो रेट तय करता था कौन करती थी, हमारी गवर्नमेंट करती थी। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है, आल्सो कॉल्ड अ फ्री रेट ऑफ एक्सचेंज, एट इट इज फ्रीली डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि यहाँ पे जो रेट ऑफ एक्सचेंज तय किया जाएगा बेटा, वो किसकी बेस पे किया जाएगा, हमारा डिमांड और सप्लाई की बेस पे। यानी जैसी डिमांड और सप्लाई होगी मार्केट में, उसके अकॉर्डिंगली ही क्या होंगे बच्चे, हमारे रेट तय किए जाएंगे किसी भी करेंसी की। देयर इज नो इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। इसमें किसी भी तरीके से हमारी गवर्नमेंट या हमारा सेंट्रल बैंक कोई भी रोल प्ले नहीं करता। यानी पूरा का पूरा ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा, मार्केट फोर्सेज यानी कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है बेटा दोनों में, देखो बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर है। फिक्स एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है बेटा, नाम से पता है गवर्नमेंट, और ये कौन करता है, हमारी डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। स्टेबिलिटी, प्रमोट स्टेबिलिटी, क्योंकि ये रेट क्या है, फिक्स्ड है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा चलना हर चीज का। भाई गवर्नमेंट आई, उसने कहा कि 2022-23 के अंदर डॉलर रहेगा 80 रुपए का, तो वो पूरे साल 80 रुपए रहने वाला है ना, तो मार्केट क्या हो जाएगी इस कंडीशन से, स्टेबल हो गई। लेकिन क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी, क्योंकि इसके अंदर देखते हो ना टेलीविजन पे, शेयर मार्केट की तरह डॉलर के प्राइस भी अप डाउन होते हैं पर डे के हिसाब से, पर डे छोड़ो पर मिनट पर सेकंड के हिसाब से अप डाउन होते हैं। रीजन, क्योंकि किसके ऊपर डिपेंड है वो, डिमांड और सप्लाई की बेस पे। तो इस वजह से मार्केट के अंदर क्या देखने को मिलती है बेटा, इंस्टेबिलिटी या अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। रिजर्व्स, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन अ ह्यूज रिजर्व ऑफ किसके, क्योंकि हर जब किसी की करेंसी को पेमेंट करनी है तो कैसे करनी है, गोल्ड में, तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा, ह्यूज रिजर्व ऑफ गोल्ड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। गवर्नमेंट इज फ्री फ्रॉम मेंटेनिंग अ ह्यूज रिजर्व, इसमें गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से कोई भी रिजर्व रखने की रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है स्पेकुलेशन, प्रिवेंट स्पेकुलेशन, इसमें कोई भी स्पेकुलेशन नहीं होगी। स्पेकुलेशन क्यों नहीं होगी, तो स्पेकुलेशन का मतलब होता है बेसिकली किसी भी पैसे को प्रॉफिट मोटिव से कहीं पे लगाना। भाई प्रॉफिट और लॉस का तो मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि रेट क्या होगा, एक बार तय हो गए तो रेट तो वही रहने वाले हैं, तो मार्केट में फ्लक्चुएशन आनी नहीं है, तो ना तो प्रॉफिट का सवाल पैदा हो रहा है ना ही लॉस का सवाल पैदा हो रहा है। प्रमोट स्पेकुलेशन, इसके अंदर ट्रेडिंग होती है प्रॉपर शेयर मार्केट की तरह, लोग डॉलर खरीदते हैं बेचते हैं पर डे की बेसिस पे, पर आवर की बेसिस पे, पर मिनट की बेसिस पे, ठीक है। जैसे जैसे फ्लक्चुएशन आती रहती है उसके अकॉर्डिंगली जैसे शेयर मार्केट अप डाउन होती है, उसी तरीके से क्या होता है बेटा, इन करेंसीज को भी खरीदा और बेचा जाता है। तो यानी फ्लेक्सिबल वाले में स्पेकुलेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। अब मैनेज फ्लोटिंग किसे कहा गया है, चलो भाई अब हमने क्या क्या सुना समझो। पहला हमने समझा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जो कि तय करती है हमारी गवर्नमेंट, और उसके अंदर सारी करेंसीज को गोल्ड में नापा जाता है। फिर हमने समझा फ्लेक्सिबल, जिसके अंदर जो रेट तय किए जाते हैं बेटा, वो डिमांड और सप्लाई की बेस पे तय किए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेज फ्लोटिंग, क्योंकि अब जो प्रेजेंट में चल रहा है बच्चे, वो चल रहा है क्या हमारे यहाँ पे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो कई बार क्या होता है, मार्केट की कंडीशंस के अकॉर्डिंगली फॉरेन करेंसी के प्राइस बहुत ज्यादा भी हो जाते हैं और कई बार बहुत कम हो जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, क्योंकि गवर्नमेंट का एक क्राइटेरिया होता है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे गवर्नमेंट कहती है कि भाई डॉलर ना 90 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए इस साल, किसी रीजन से वो ऊपर चला गया, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगी, बीच में आके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, और उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा बेटा, मैनेज फ्लोटिंग बोला जाएगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, मैनेज। देखो क्या लिखा है, exchange rate in which the central bank of a country try to stabilize the foreign exchange rate, क्या करने की कोशिश करती है बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है, बाय द वे ऑफ अ प्लान सेल एंड द परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट। ये करते कैसे हैं, ये वही सिंपल सा लॉजिक है, मार्केट में इसको खरीद बेच के। यानी अगर मान लो मार्केट में सप्लाई कम हो रही है, सप्लाई बढ़ानी है तो ये बेचना स्टार्ट कर देंगे, सप्लाई ज्यादा है और कम करनी है तो ये क्या करेंगे, उस टाइम पे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कहते हैं सेंट्रल बैंक अलाउ द फॉरेन एक्सचेंज रेट टू फ्लक्चुएट विद एन अपर एंड लोअर लिमिट। क्या वही बात आई जो मैंने आपको बोला कि सेंट्रल बैंक क्या कहता है, एक अपर लिमिट सेट कर देता है कि इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, एक लोअर लिमिट सेट कर देता है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए।
अगर उससे ऊपर जाएगा या उससे नीचे जाएगा तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक या हमारी गवर्नमेंट क्या आएगी, बीच में आएगी और उस रेट को क्या करेगी बेटा, कंट्रोल करने की कोशिश करेगी और उस स्टेप को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, मैनेज फ्लोटिंग। इफ एक्सचेंज रेट राइज बियॉन्ड द लिमिट देन द सेंट्रल बैंक सप्लाई द फॉरेन एक्सचेंज करेंसी। मान लो अगर एक्सचेंज रेट क्या हो गया बेटा, बहुत ज्यादा हो गया। ज्यादा कब होगा समझो, ज्यादा तब होगा जब डॉलर की डिमांड तो है ज्यादा, सप्लाई क्या है मार्केट के अंदर, कम। तो जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो ऑब्वियसली बात है वो डॉलर के प्राइस बढ़ रहे होंगे। तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक क्या करेगा बेटा, सप्लाई बढ़ा देगा, यानी फॉरेन एक्सचेंज को क्या करेगा, डॉलर को सेल करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसकी सप्लाई क्या हो मार्केट के अंदर बढ़ जाए। और अगर उसका उल्टा चल रहा है मतलब, एंड बाय इट द टाइम व्हेन द वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी फॉल्स। भाई फॉरेन करेंसी की वैल्यू कब फॉल होगी, जब डॉलर की डिमांड कम है लेकिन उसकी सप्लाई, तो डॉलर की वैल्यू नीचे जा रही है। एक लिमिट से जब ज्यादा नीचे जानी स्टार्ट होगी तो वो मार्केट से क्या करेगा, खरीदना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि सप्लाई क्या हो जाए वहां पे, कम हो जाए और वो रेट क्या हो जाए, अपनी जगह पे कंट्रोल हो जाए। ठीक है। इसके बाद मैनेज फ्लोटिंग वर्किंग। अब यहां पे पूरे एग्जांपल के थ्रू आपको एक चार्ट के थ्रू ये समझ आएगी मैनेज फ्लोटिंग है क्या। देखो बेटा, सपोज करंट एक्सचेंज रेट यानी $1 जो आता है बच्चे हमारा आता है कितने का, 65 का। गवर्नमेंट ने अपर लिमिट दे दी कि 70 रुपए से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है, और लोअर लिमिट दे दी कि 60 रुपए से नीचे नहीं आना चाहिए। समझ आ गया क्वेश्चन, कि भाई 65 रुपए का है, 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 60 से। अब इफ करंट रेट फ्लक्चुएट बिटवीन अपर एंड लोअर लिमिट लाइक, अगर ये जो करंट रेट है, ठीक है, 68-63 यानी 60 और 70 के बीच में ही फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो गवर्नमेंट इसमें कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगी, क्योंकि उनकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में चल रहा है ये। ठीक है, नो सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन, यहां पे सेंट्रल बैंक की कोई भी इंटरवेंशन बच्चे नहीं होगी। लेकिन इफ एक्सचेंज रेट क्रॉस, अपर लिमिट 70 थी, लोअर लिमिट 60 थी, सेंट्रल बैंक सप्लाई द फॉरेन टू ब्रिंग एक्सचेंज डाउन। अगर बेटा ये बढ़ जाएगा 70 रुपए से तो क्या करेगा, वो सप्लाई को बढ़ाना स्टार्ट कर देगा, और अगर ये 60 रुपए से घट जाएगा तो सेंट्रल बैंक बाय द फॉरेन ब्रिंग टू एक्सचेंज रेट अप, फॉरेन एक्सचेंज क्या करेगा, बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो खरीदना स्टार्ट कर देगा, जो आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है। अब इसके बाद आता है बच्चे हमारा करेंसी एप्रिसिएशन फॉल इन एक्सचेंज रेट। देखो बच्चे इधर, अब है करेंसी एप्रिसिएशन और फॉल इन एक्सचेंज रेट किसे कहा जाता है। तो देखो बच्चे यहां कहते हैं राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ अ फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ द मार्केट एडजस्टमेंट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यानी कि जब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाती है किसके कंपैरिजन में, दूसरे देश की करेंसी के, किस रीजन से बेटा, मार्केट एडजस्टमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं डिमांड और सप्लाई की वजह से। ठीक है। करेंसी रीवैल्यूएशन या फॉल इन एक्सचेंज रेट क्या है, देखो वहां पे एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन क्या होता है, मार्केट के हिसाब से अपने आप होता है, डिमांड और सप्लाई की बेस पे। लेकिन करेंसी रीवैल्यूएशन और फॉल इन एक्सचेंज रेट, राइज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म ऑफ अ फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर फिक्स एक्सचेंज रेट। दोनों में डिफरेंस याद रखना भाई। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, दोबारा से रीवैल्यू करना, लेकिन ये रीवैल्यूएशन किसके कहने पे होती है, गवर्नमेंट के कहने पे होती है, तो ये फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम का पार्ट है। और जो आपका बेटा एप्रिसिएशन होता है वो किसके बेस पे होता है, मार्केट की डिमांड और सप्लाई की बेस पे होता है। एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 60 नाउ बिकम्स $1 इज इक्वल टू 50। ठीक है, यानी पहले मैं $1 के बदले में 60 रुपए देता था, अब मेरे को क्या देने पड़ रहे हैं, 50 रुपए, यानी मेरे देश की करेंसी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, बढ़ गई। ठीक है। अब डिफरेंस बिटवीन द एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी, बहुत ध्यान से समझना। कहता है व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्स, यानी डिमांड और सप्लाई की बेस पे होगी। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज रेज्ड इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी बाय द सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी, यानी यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो बेसिक समझो, दोनों में ही बढ़ रहे हैं प्राइस, यानी दोनों में ही हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन एक में बढ़ेगी डिमांड और सप्लाई की बेस पे और एक में बढ़ेगी इसकी बेस पे, गवर्नमेंट की बेस पे। अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, ये वाला कहां पे आता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, वो वाला कहां पे आता है बेटा, फिक्स में। टेक प्लेस ऑटोमेटिकली विद द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द करेंसी, इसके अंदर गवर्नमेंट तो कोई रोल प्ले नहीं कर रही है, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली हो जाता है। डन बाय द आरबीआई टू करेक्ट बीओपी सिचुएशन इन द कंट्री, और ये किसके द्वारा किया जाता है बेटा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को सुधारने के लिए या उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है।